हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। बच्चों, आज मैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1 करवा रही हूँ, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो ये चैप्टर मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। इसके कई सारे वीडियोस बने हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और इसके कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं। जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन है वो सारे करवा दिए हैं। चैप्टर के लास्ट वाले क्वेश्चन भी 7 क्वेश्चन तक करवा दिया है। फिर बीच में मैं मैथ्स करवाने लग गई थी, क्लास 10th और क्लास 9th की मैथ्स। इसलिए काफ़ी दिनों के बाद फिर वापस साइंस पे लौटी हूँ। तो आज मैं क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन 7 तक हो चुका है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैसे करना है हमें। तो इसमें क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो ये हमारे 4 पार्ट्स हैं, ABCD। मैंने 3 पार्ट से लिखे हैं क्योंकि बोर्ड पर जगह कम होने की वजह से चौथा पार्ट में बाद में रख करके फिर दोबारा से करवाऊंगी, ठीक है। तो ये वर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको हमें केमिकल रिएक्शन के रूप में लिखना है और ये भी बताना है कि किस टाइप का ये रिएक्शन है। केमिकल इक्वेशन इनका लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले है पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस सॉल्यूशन प्लस बेरियम आयोडाइड। तो हम लिखते हैं, अगर आपको फार्मूले अच्छे से आते हैं तो आप लिख सकते हैं, इनको इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। वर्ड इक्वेशन बने हुए हैं तो हमें सिंबल इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का फार्मूला होता है KBr, और ये एक्वस है तो हमें यहाँ पे ये एक्वस लिखना होगा, प्लस बेरियम आयोडाइड का फार्मूला है BaI2, और ये भी हमारा है एक्वस, ठीक है। ये लिख लिया। फिर ये बनाते क्या है, पोटेशियम आयोडाइड मीन्स Ki। ये सारे फार्मूले आप लोग अच्छे से लर्न कर लो। ये एक्वस है तो यहाँ पे हमें एक्वस लिखना होगा, और प्लस बेरियम ब्रोमाइड का फार्मूला है BaBr2, ठीक है। ये है सॉलिड, तो यहाँ पे हम सॉलिड लिखेंगे। ये तो हमारा इक्वेशन हमने लिख दिया, लेकिन अभी इसको बैलेंस भी करना है क्योंकि हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो देखो, बैलेंस करने के लिए हम पहले अपना चेक करते हैं कि हमारा, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में देखो, यहाँ बेरियम है हमारा सिंगल और प्रोडक्ट साइड में बेरियम है 2। तो पहले हम बेरियम को ही बैलेंस कर लेते हैं। बेरियम 2 है तो यहाँ पे अगर हम 2 लिखेंगे तो हमारा बेरियम तो बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पोटेशियम 2 हो गया, यहाँ पे पोटेशियम है सिंगल, तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं तो हमारा पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। और ये आयोडीन यहाँ पे 2 है, अब यहाँ भी 2 हो गया, तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अब इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा हुआ, किस टाइप का रिएक्शन है। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा, यदि ना पढ़ा हो तो देख लेना मेरे वीडियो, जो मैंने सारा अच्छे से समझाया हुआ है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। कैसे, देखो ये पोटेशियम है, इसका आयोडीन इसके साथ मिलकर पोटेशियम आयोडाइड बना दिया, और ये बेरियम जो है ब्रोमीन के साथ मिल करके बेरियम ब्रोमाइड बना दिया। तो एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ, या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की प्लेस ले लेता है, तो इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारा रिएक्शन का टाइप क्या है, तो ये भी आपको लिखना है। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, तो ये आपको लिखना है। और हमारा बी में क्या बोला है, जिंक कार्बोनेट सॉलिड है तो ZnCO3। अब इसमें ये सॉलिड है तो यहाँ पे हम S लिखेंगे, यहाँ पे हम ब्रैकेट में S लिखेंगे। फिर ये बनाता है जिंक ऑक्साइड ZnO, जो कि सॉलिड है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो कि गैस है, ठीक है। देखो इसको बैलेंसिंग इसकी देख लेते हैं। Zn सिंगल है, ठीक है। कार्बन सिंगल है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 और 1 3 एटम। ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए ये कौन सा रिएक्शन है। हम देख रहे हैं कि एक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो अगर कोई सिंगल रिएक्टेंट है, ये सिंगल है, वो टूट के 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस बनाता है। सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होने के बाद 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस बनाता है, तो कौन सा रिएक्शन होता है, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हम यही लिख देते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमारा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बात समझ में आई। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर पे हम देख लेते हैं। सी जो है हमारा हाइड्रोजन गैस है H2, यहाँ पे हम G लिखेंगे, प्लस क्लोरीन, ये भी गैस है, क्लोरीन का Cl2 होता है फार्मूला, G लिखेंगे। बनाता क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनाता है, जो कि गैस है, ठीक है। अच्छा, इसको बैलेंस कर लेते हैं।
देखो हमारा यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ क्लोरीन भी 2 है, यहाँ पे सिंगल है, तो बस सिर्फ हम यहाँ पे अगर 2 डाल दें तो हमारा इक्वेशन पूरा बैलेंस हो गया। लेकिन ये कौन सा रिएक्शन है? अब देखो इसमें क्या है, दो सब्सटेंसेस, ये दो एलिमेंट्स मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जहाँ पर एक सब्सटेंस टूट करके कई सब्सटेंस में बढ़ जाता है वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ये इसका डिकम्पोजिशन हो गया। तो ये कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका भी नाम हम लिख देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, समझ में आया? तो चलिए इसका फोर्थ पार्ट डी पार्ट है, इसको रब करके मैं वो भी करवा देती हूँ। हाँ बच्चों, तो देखिए है हमारा डी पार्ट। इसमें क्या है? मैग्नीशियम सॉलिड एस लिखा हुआ है इसमें, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक्वस सोल्यूशन में बनाता क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन में, और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मैग्नीशियम का फार्मूला क्या होता है? Mg, ये हम Mg लिख लेते हैं, यहाँ पे सॉलिड भी लिखेंगे, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सोल्यूशन में इसका फार्मूला होता है HCl, इसमें हम एक्वस लिख लेते हैं, और बनाता क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला MgCl2, यहाँ पे भी हमें एक्वस लिखना है, और प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है तो हाइड्रोजन यहाँ पे हम गैस लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन। लेकिन अब देख लेते हैं बैलेंस्ड है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि चलो Mg सिंगल है, Mg सिंगल है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे 2 है। तो बस यही हाइड्रोजन और क्लोरीन को ही तो बैलेंस करना है, तो हम यहाँ पे 2 डाल देते हैं, हमारा इक्वेशन ये बैलेंस हो गया। अब हमें बताना है कि टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कौन से टाइप का रिएक्शन है। तो देखो ध्यान से देखोगे तो पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन और इट्स कंपाउंड। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन का टाइप क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो आप चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी, सारे क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे। मैं एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस करवाए दे रही हूँ, आप लोगों को एग्जाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है। फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगी जो एग्जाम में आए हुए हैं, बोर्ड में आए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन 9 है, इसमें पूछा गया व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, उनके एग्जांपल भी देना है हमें। तो देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, मतलब जो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, एनर्जी रिलीज करता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। और ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। तो ही मैंने यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स भी लिखे हैं, एंडोथर्मिक भी आपको मैं बताऊंगी। देखो अ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक व्हेन इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है। जब एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इनके बहुत अच्छे एग्जांपल हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक में भी है। सबसे पहला तो ये है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। इसको अगर वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो बनाता है स्लेट लाइम, CH2, जो कि दीवारों में सफेदी के काम आता है। तो जब ये रिएक्शन करवाया जाता है तो बहुत सारी हीट निकलती है। आपने देखा होगा कभी पहले के टाइम में इसी तरह से व्हाइट वॉश होता था। जब क्विक लाइम को पानी में डालते हैं तो वो बर्तन पूरा गर्म हो जाता है, इतनी हीट निकलती है, ठीक है। और दूसरा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। CH4 मीथेन को जब ऑक्सीजन बर्न करते हैं तो बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड H2O वाटर नहीं है, ये स्टीम है गैस के रूप में, और बहुत सारी हीट निकलती है। तो ये कुछ रिएक्शंस आप लोग लर्न कर लो। मतलब जितने ही बर्निंग रिएक्शंस हैं वो सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ये चीज आप लोग समझ लो। और खास करके कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे ये वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, देखो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। वो जब रिएक्ट करते हैं तो हीट देते हैं। तो एक तो कोई भी बर्निंग प्रोसेस ऑक्सीजन में जो भी बर्निंग हो रही है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वो सारे हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस होते हैं और उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ में आया। तो चलिए हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के भी कुछ एग्जाम्पल और कैसे लिखना है वो आप लोगों को बताती हूँ। हाँ बच्चों, तो देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है। एक्सोथर्मिक के बिल्कुल अपोजिट होती है। A chemical reaction is said to be endothermic in which the energy is absorbed in the form of heat and light। और एक्सोथर्मिक में हमने क्या देखा था कि एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट कराने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, दैट इज कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड। जब इस तरह के रिएक्शन करवाते हैं तो कूलिंग होती है और वहाँ पे हमारा मिक्सचर गर्म हो जाया करता था एक्सोथर्मिक में। तो इसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है, हमारी एनसीईआरटी बुक के ही है एग्जाम्पल।
इनको अच्छे से लर्न कर लो। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विकलाइन और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यहाँ पे देखो हीट एब्जॉर्ब हुई है। इस रिएक्शन को कैरी आउट कराने के लिए हमें हीट देना पड़ा है। तो ऐसे रिएक्शन ये एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। तो खास करके जितने आपके डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो सारे एंडोथर्मिक होते हैं। तो याद करके रखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होते हैं एक्सोथर्मिक होते हैं और डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक। ये देखो हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, वन सब्सटेंस टूट करके दो सब्सटेंस बना दिया। इसी तरह से फेरस सल्फेट को हीट देते हैं तो फेरिक ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तीन चीजों में टूट जाता है। और इस रिएक्शन को कैरी आउट कराने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट की जरूरत पड़ती है उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, समझ में आया? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपने समझा, एंडोथर्मिक भी समझा। अच्छा, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारा रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी हमें मिलती है। जो हम अलाइव हैं, वी आर स्टे अलाइव ड्यू टू द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन को भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। उसी के अपोजिट फोटोसिंथेसिस हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस आता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जब ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं तो सनलाइट को यूज करते हैं। सनलाइट को तो एक एनर्जी को यूज कर रहे हैं, एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और रेस्पिरेशन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ बच्चों, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। वही व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं उसे हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मैंने सारा आंसर लिख दिया है, इससे जल्दी हो जाएगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से। तो देखिए क्यों होता है, तो वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। ठीक है, हम सब जानते हैं कि हम जीवित रहने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। ठीक, तो इस तरह से आपको लर्न करना है। We all know that we need energy to stay alive. We get this energy from the food we eat. During digestion, food is broken down into simpler substances. डाइजेशन होता है हमारे फूड का, तो हमारा फूड जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोकन डाउन हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। जो हम खाते हैं राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। These carbohydrates are broken down to form glucose. Glucose एक सिंपल सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। So these carbohydrates are broken down to form glucose. The glucose during respiration is oxidized with the liberation of energy. जब respiration होता है, when we inhale, during inhalation, inhale करते हैं, ऑक्सीजन inhale करते हैं, तो ऑक्सीजन आ गया, that means ऑक्सीडेशन होगा ही पक्का। तो इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मतलब while we inhale is oxidized with the liberation of energy. तो इसका ये रिएक्शन भी मैंने लिख दिया हुआ है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। C6H12O6 ये है ग्लूकोज, जो कि एक्वस फॉर्म में रहता है, घुला हुआ रहता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि निकल जाती है बाहर, और वाटर बनता है लिक्विड फॉर्म में, और बहुत सारी एनर्जी मिलती है जो कि हीट के फॉर्म में होती है। तो देयरफॉर दिस रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हीट इज लिबरेटेड। ठीक है, इसमें हीट लिबरेट होती है, निकलती है। और ये सारा रिएक्शन हमारे बॉडी टेम्परेचर पे ही होता है, जो कि है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एबव रिएक्शन अकर्स एट बॉडी टेम्परेचर एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ये नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी 1 by 1। अभी 10 क्वेश्चंस हो गए हैं, तो बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं 1 या 2 क्लास में वो भी कंप्लीट करवा दूंगी। फिर मैं आगे बढ़ूंगी अगले चैप्टर की ओर। और बीच बीच में मैथ्स भी करवाती रहती हूँ, आप लोग मैथ्स भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। सारे वीडियोज पढ़े हुए हैं मैंने, 3 चैप्टर्स मैथ्स के भी करवा दिए हैं। क्लास 10th के मैथ्स 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल तक मैंने करवा दिया है। तो ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तो अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।